नमस्कार। जैसा कि वादा किया था मैंने कि अगले सेशन से हम लोग टॉपिक पे चर्चा करेंगे। मुझे आशा है कि आप लोगों ने सिलेबस वाला जो सेशन हुआ था उस डिस्कशन को देखा होगा और एक समझ विकसित हुई होगी और आप जोशो खरोश के साथ अब तैयार होंगे अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए। शुरुआत करते हैं। कोशिश यही है कि आप इतना अच्छा तैयार कर लें कि हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स के भरोसे ही सीसैट में सब कुछ कर लें, बाकी चीज़ें गौण हो जाएं। ये कोशिश है, क्योंकि तीनों मिलके हमको लगता है कि अच्छा खासा जो है 55-60 क्वेश्चन तो कवर अप कर ही लेता है। इतना आप अगर परफेक्ट हो जाएं तो फिर मज़ा ही मज़ा है। तो सिलेबस का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो पूरे अंग्रेजी को कवर अप करता है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये देखिए, अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसा कि मैंने पिछले सेशन में ही कहा था, इसको शब्द भेद कहते हैं, क्योंकि सारा मामला शब्दों का ही है। शब्द हैं तो वाक्य हैं और वाक्य हैं तो फिर विचारों का प्रकटीकरण है। हमारा एक्सप्रेशन सब कुछ उसी पर निर्भर होता है। तो इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो आप 8 इसके जो भाग देखते हैं, जरा एक बार देख लिया जाए कि आप यहाँ पे किसकी बात करते हैं। यहाँ पे आप नाउन की बात करते हैं, ठीक है। आप नाउन के बाद प्रोनाउन की बात करते हैं, फिर प्रोनाउन के बाद आप एडजेक्टिव की बात करते हैं, एडजेक्टिव के बाद आप एडवर्ब की बात करते हैं, इसी में आप वर्ब की बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद आप कंजंक्शन की बात करते हैं, कंजंक्शन के बाद प्रेपोजिशन की बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद इंटरजेक्शन की बात करते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये 8 जो हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिस्से, ये आपने बचपन से, जब से आपने पढ़ना शुरू किया, समझना शुरू किया, इन 8 के बारे में आप जानते हैं। जिसको आप हिंदी में संज्ञा कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, विशेषण कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं, क्रिया कहते हैं। इसको आप हिंदी में जो है संयोजक कहते हैं। प्रेपोजिशन को हिंदी में क्या कहा जाए, इसके लिए वहाँ पर अगर कोई शब्द है, चूँकि हिंदी में में, से, के, को, पर, इसके जो आप यूज करते हैं उसी को अंग्रेजी में हम प्रेपोजिशन कहते हैं ना। और इसके बाद इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक, जो आप मन के तमाम जो विकार उत्पन्न करते हैं उसके लिए आप इसका प्रयोग करते हैं। अब इन सब में जहां से डेफिनेटली क्वेश्चंस बनने वाले हैं, आप देखो ध्यान से, तो ये 8 तो खड़े हैं, लेकिन इसमें एक शब्द आप बार बार सुनते हैं बचपन से, डिटर्मिनर्स, वहां पर नहीं है। आप बचपन से सुनते आए हैं क्या, आर्टिकल्स, वो भी यहां पर नहीं है ना। तो फिर आप जब क्वेश्चन पेपर करने जाओगे ना, तो क्वेश्चन पेपर में आपको आर्टिकल्स के भी क्वेश्चंस होंगे, डिटर्मिनर्स के भी क्वेश्चंस होंगे, और यहाँ पर 8 में तो है नहीं। तो वो अचानक वहां सवाल क्यों बनते हैं, एग्जैक्टली वो यहां पर है लेकिन छिपा हुआ है दोस्त। ये जो डिटर्मिनर्स और आर्टिकल्स, तो आर्टिकल्स भी डिटर्मिनर्स का ही हिस्सा है। एग्जैक्टली आर्टिकल्स डिटर्मिनर के अंतर्गत आते हैं, और डिटर्मिनर्स क्या हैं, तो वो इस एडजेक्टिव का हिस्सा है। हम जब एडजेक्टिव को क्लासिफाई करते हैं तो एडजेक्टिव को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक क्या कहते हैं, डिटर्मिनेटिव, और एक क्वालिटेटिव। तो जो डिटर्मिनेटिव्स होते हैं, जिसको हम डिटर्मिनर्स भी कहते हैं, उसके अंतर्गत ही आर्टिकल्स भी आते हैं। तो मेरी समझ से पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम इन सब की बात करें उसके पहले, सबसे पहले हमें आर्टिकल्स पे चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि आर्टिकल्स पर आधारित वहां 2-4 प्रश्न आ ही जाते हैं। तो आइए हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, इन सब की पहचान चर्चा तो करेंगे, लेकिन आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि आर्टिकल क्या है, आर्टिकल का प्रयोग होता क्यों है,
आखिर उसकी और कब होता है, कैसे होता है। तो देखें जरा, इसको हटाते हैं हम लोग और आते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल्स। ठीक, आइए आर्टिकल्स की बात करते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है आर्टिकल्स। ठीक, इसको हिंदी में, हालांकि हिंदी में आर्टिकल जैसी कोई चीज होती नहीं है, लेकिन बच्चे पूछ उठते हैं सर इसकी हिंदी क्या होती है। तो इसको हिंदी में लोग कहते हैं उपपद। उपपद, ये उपपद, हालांकि अब आपकी जिज्ञासा के लिए मैंने लिख दिया, आप इसको आर्टिकल्स के ध्यान में रखिए। और ये जो आर्टिकल्स हैं, इस आर्टिकल्स को पढ़ने का, चूंकि हमारे पास जो सीमित समय उसमें चीजें, तो इसको हमको दो तरीके से जानना है। पहली बात तो ये कि आर्टिकल्स का प्रयोग हम कब करें, व्हेन। एक तो कब, क्योंकि हम जहां पाए वहां आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। और दूसरा व्हाट एंड हाउ, मतलब क्या और कैसे। इन प्रश्नों के प्रकाश में अगर हम आर्टिकल्स को देखें दोस्त, तो जल्दी से हम अपने काम भर का जो टारगेट बैच हम लोगों का बना हुआ है, जो 12 अक्टूबर आंखों के सामने एकदम जैसे चिड़िया की आंख की तरह दिखाई दे रही है ना, उसके परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हमें यह जानना होगा पहले कि हम आर्टिकल का प्रयोग कब करें। यह सबसे पहला प्रश्न है, क्योंकि हम जहां पाए हुए, जैसे मैं आपको अभी सेंटेंस लिखूं तो मैं कहूं कि आप कहोगे कि मोहन इज टीचर। अगर ये सेंटेंस मैं लिखूं तो ये रॉन्ग सेंटेंस है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहां पर टीचर नहीं, अ टीचर होना चाहिए। यहां ए का आना जरूरी है। सवाल उठता है कि क्यों। ठीक, और अगर मैं कहूं कि मोहन, ठीक है, हैज ए मनी, तो ये भी गलत है। अब यहां पर इस ए का प्रयोग करना गलत है, नहीं होगा। अब जरा ध्यान से देखें कि यहां पर टीचर के पहले ए आना चाहिए और यहां पर मनी के पहले ए नहीं आना चाहिए। आप यहां कहोगे मोहन हैज a lot of money, मोहन हैज some money, मोहन hasn't much money। आप यहां ए सीधे प्रयोग नहीं कर सकते, या तो a lot of होगा, या तो some होगा, या तो much होगा, या तो a little होगा, या तो little होगा। सीधे ए का प्रयोग नहीं कर सकते। अब सवाल उठता है कि क्यों। तो इसका जवाब मैं, जैसे मैंने कहा ना कि क्या प्रयोग करें, तो अब देखिए यहां पे मैं ए का प्रयोग कर रहा हूं। अगर मैं यहां ए की जगह एन का प्रयोग करूं तो भी सेंटेंस गलत हो जाएगा, है ना। तो पहले तो कि क्या करें और कैसे करें इसको जानना है, और कब करें इसको जानना है। ठीक, तो आइए हम लोग देखें, पहले कब की बात करते हैं कि हम कब आर्टिकल्स का प्रयोग करें, उसके बाद आएंगे कि कौन करें कौन सा ना करें। आइए, तो आप देखें जरा, तो आपको समझना है कि पहली बात तो यह है कि आर्टिकल का प्रयोग कब करते हैं। तो सिंपल सी बात जान लो, आर्टिकल, या ध्यान से देखिएगा, आर्टिकल्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय नाउन्स। पर ध्यान से देखिएगा,
कि जब भी आर्टिकल्स का प्रयोग आप करेंगे तो आर्टिकल्स कौन फॉलो करता है? नाउन फॉलो करता है। आप जब भी आर्टिकल लेके आएंगे तो कहां लेके आएंगे? नाउन के साथ। आप कहेंगे अ बॉय ना, या एन एप्पल। अब देखिए जरा, अब ये ठीक है। आप कहेंगे द प्राइम मिनिस्टर। ये देखिए, द आया, एन आया, ए आया, इसके बाद ये शब्द आया, ये क्या है? बॉय, नाउन है। एप्पल क्या है? नाउन है। प्राइम मिनिस्टर क्या है? नाउन है। तो पहला जवाब आपको मिल गया कि आर्टिकल्स कब आएंगे? जब कोई नाउन होगा। आर्टिकल्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन। अगेन you must have a question कि sir, if articles are followed by nouns, we are free to use any noun after an article? The answer is no. आप किसी भी नाउन के साथ आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं कर सकते। अब यहीं पर कब करोगे? तो पहला जवाब है कि नाउन के पहले करोगे। इतना क्लियर हो गया? अब सवाल है कि किस नाउन के पहले? तो नाउन का क्लासिफिकेशन आपने बचपन से पढ़ा होगा कि नाउन्स 5 काइंड्स होते हैं नाउन्स के: प्रॉपर, कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल और कलेक्टिव। ये आपने पढ़ा है। बट ये जो 5 काइंड्स आपको बताए जाते हैं ना, इन 5 काइंड्स में से कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको आप उंगलियों पे ऐसे गिन सकते हैं, जिनके बारे में आप ऐसे बात कर सकते हैं कि 2, 5, 10, 20, ऐसी बातें आप कर सकते हैं। और कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको आप अपने फिंगर टिप पे नहीं गिन सकते। उनके लिए आप क्या कहते हैं? इतना, इतना, इतना। आप कहते हैं 5 kg, 2 लीटर्स ना। तो अब ये आप उसकी क्वांटिटी, उसका वॉल्यूम बताते हैं। तो जिनको आप ऐसे इतना, 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 इतना नहीं कह सकते, उन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। और जिनको आप उंगलियों पे ऐसे ऐसे गिन सकते हैं, उन्हें हम काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। सो दीज 5 काइंड्स ऑफ नाउन्स, collective, common, proper, abstract and material, can be either countable or uncountable. अभी इतनी समझ आप सबको हो गई होगी, इतना आप जानते हैं कि जिनकी मात्रा होगी उन्हें हम अनकाउंटेबल की श्रेणी में रखेंगे, और जिनकी संख्या होगी उन्हें हम काउंटेबल की श्रेणी में रखेंगे। ये जो प्रॉपर नाउन है ना, प्रॉपर नाउन बोले तो हमारा आपका नाम, आपके शहर का नाम, आपकी पुस्तक का नाम, माता पिता का नाम, नदियों के नाम। अब यहाँ पर भी एक्सेप्शंस हैं, वो सारे एक्सेप्शंस हम आपको पीडीएफ के थ्रू भेजेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें हम लोग इस तरह से डिस्कस करने चलेंगे तो पता चला कि तब तक एग्जाम हो जाएंगे। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आपके दिमाग में बातें डाल रहा हूँ, और इसमें से तमाम चीजें जो इंफॉर्मेटिव हैं, जो आपको बस देख के याद कर लेना है, वो आप तक हम लोग स्टडी मटेरियल्स के थ्रू प्रोवाइड कराएंगे। दैट्स आवर ड्यूटी। उसके लिए आप रिलैक्स्ड रहिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। कि अब जैसे मैं कहूं कि दूध, चीनी, पानी, लोहा, सोना, हीरा, सब क्या है? अनकाउंटेबल है। लेकिन नदी, पहाड़, झरना, किताब, कॉपी, शर्ट, ठीक ना, टीचर, मैन, वुमन, हाउस, रूम्स, और सब क्या है? ये काउंटेबल नाउन्स हैं। तो पहली बात आपको समझना है कि आर्टिकल्स नाउन के पहले आते हैं। किस नाउन के पहले? तो अगला पॉइंट है काउंटेबल नाउन के पहले। COUNTABLE, काउंटेबल नाउन्स। तो सेकंड पॉइंट क्या बनाओगे आप? पहला पॉइंट कि आर्टिकल्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय नाउन्स। सेकंड थिंग, व्हिच काइंड ऑफ नाउन्स? काउंटेबल नाउन्स। कौन से नाउन्स? काउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नहीं। अर्थात अगर आपने कहा अ मैन तो करेक्ट, अगर आपने कहा अ शुगर तो इनकरेक्ट। यहां पे ध्यान दीजिए, आप शुगर के पहले ए का प्रयोग नहीं कर सकते, मैन के पहले कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग
पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ ले, फिर यहाँ ये भी प्रश्न आपके मन में उठेगा कि सर कब ए, कब एन, कब द। स्टेप वाइज पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बनाइए कि आर्टिकल्स कब आते हैं, जब हमारे पास नाउन्स होते हैं। इफ वी हैव नो नाउन्स देयर शुडंट बी एनी आर्टिकल। अगेन विच काइंड ऑफ नाउन्स? काउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स नहीं। जब काउंटेबल नाउन्स होंगे, जब गण्य संज्ञाएं होंगी, तभी हम ए एन का प्रयोग करेंगे। द का मामला भी थोड़ा सा दूर रखिए, ए एन का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। अब यहां पर एक और मामला है कि जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल की बात है, ये दो तरीके से देखना। एक तो डेफिनेशन के हिसाब से फिक्स्ड है कि ये काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। दूसरा एक फंक्शनल अप्रोच होता है कि कोई नाउन बेसिकली काउंटेबल हो सकता है, लेकिन यूज के आधार पे वो अनकाउंटेबल हो जाए, या बेसिकली वो अनकाउंटेबल है लेकिन यूज के आधार पे काउंटेबल हो जाए। तो जैसे ही वो अपने सेंस के आधार पे, अपने यूसेज के आधार पे अपना पाला बदलेगा, उसी हिसाब से आप उसके साथ आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे और नहीं करेंगे। मैं एग्जांपल देके दिखाता हूं। पहले मैं आशा करता हूं आप लोग अपनी टिप्पणी जरूर करिएगा अप्रोच को लेकर के, शुरुआत को लेकर के, है ना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। मूल्यांकन सबका होना चाहिए, है ना, असेसमेंट बहुत जरूरी है। तो आप जो मैंने जहां से अपनी बात शुरू की है, जहां से नब्ज पकड़ने की कोशिश की है, तो मैंने सही नब्ज पे हाथ रखा है कि नहीं रखा है, ये जरूर आप बताइएगा। नोबडी इज परफेक्ट, है ना, सब लोग अब चीजों को, और आप चूंकि छोटे बच्चे नहीं हैं, आप आने वाले दिनों के साहब हैं, तो साहब लोगों की राय मिलती रहेगी, तो हम लोग उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी को भी चेंज करते रहेंगे। तो पहली चीज कि मैं इतना विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा हूं कि आप ये समझ गए कि आर्टिकल कब आता है, तो जब नाउन आता है। पहला स्टेप, कौन सा नाउन आता है? तो काउंटेबल नाउन आता है। अब मैं कह रहा हूं कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल का डिसीजन दो तरीके से आप करोगे। एक तो डेफिनेशन के हिसाब से तय है कि चीनी, दूध, पानी अनकाउंटेबल है, और किताब, कापी, घोड़ा, गधा, मनुष्य काउंटेबल है। इतना तो ठीक है। बट समटाइम्स क्या होगा, देखिए कि आप अब एक एग्जांपल लीजिए। जैसे एक शब्द है डियर, समझिएगा बात को, डियर। अब इस डियर का मतलब हिरण, ये आपको पता है, ठीक है। अच्छा, इस डियर के मांस को इंग्लिश में कहते हैं वैनिशन। ये भी ध्यान रखिएगा, वन वर्ड में पूछ सकता है ना, वैनिशन, हिरण का मांस। अब जो लोग मांसाहारी हैं, जो मांस खाते हैं, तो आप एक चीज ध्यान दिए होंगे कि ये वैनिशन शब्द का प्रयोग शायद ही आपको मिलेगा। आप किसी रेस्टोरेंट में जाओ और रेस्टोरेंट में जा करके आप जब मेन्यू को निकालोगे तो वहां देखोगे, वहां लिखा होगा, अगर वहां पोर्क लिखा है तो ठीक है, वहां पिग भी लिखा हो सकता है। पिग, सुअर के मांस को पोर्क कहते हैं। आप वहां पे वैनिशन लिखा तो ठीक, वरना आप देखोगे वहां डियर ही लिखा होगा। अब जो उस मेन्यू कार्ड में बेटा डियर लिखा है, तो आपको क्या लगता है, वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? अब आपकी थाली में उछलता कूदता हिरण तो आने वाला है नहीं, जाहिर सी बात है उसका मांस आएगा। तो आपके मेन्यू कार्ड में जो डियर है वो अनकाउंटेबल नाउन है, और पार्क में उछलता कूदता जो हिरण है वो काउंटेबल नाउन है। मैं एग्जांपल से दिखा रहा हूं, ये बात ध्यान से। अब हम लोग पास इतना ही टाइम है कि जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट को ठीक कर लें। अब देखना जरा, तो अब मेरा कहना है कि ये जो डियर है, अगर इस डियर का प्रयोग हम हिरण के अर्थ में करेंगे तो काउंटेबल होगा, और अगर इसी डियर का प्रयोग हम वेनिसन के सेंस में करेंगे, मांस के सेंस में करेंगे, तो अनकाउंटेबल हो जाएगा। उदाहरण से देखिए, जैसे मैं कहूं कि आई सॉ अ डियर इन द पार्क। अब देखिए जरा, अब यहां पर ये करेक्ट बिल्कुल शुद्ध है। यहां पर मैंने पार्क में हिरण देखा। पार्क में हिरण ही देखोगे ना, कुछ और तो देखोगे नहीं भाई, वहां तो हिरण ही होगा, मांस तो दिखेगा नहीं। अब
यहां पर देखिए अ डियर कहना बिल्कुल ठीक है, यहां डियर काउंटेबल नाउन है। लेकिन अगर मैं कहूं देयर वॉज अ डियर इन द मेन्यू, अब ये एक रॉन्ग सेंटेंस है। अब यहाँ पर ए का प्रयोग करना गलत है, क्योंकि हम मेन्यू की बात हो रही है। मेन्यू कार्ड मतलब भोजन की सूची। तो वो कह रहे हैं कि वहाँ पता है, जैसे कुछ लोग गए खाना, अरे पता है तुम तो मांसाहारी हो, तुमने देखा वहाँ हिरण का मांस भी था। अब यहाँ पर ये जो डियर है साहब, ये डियर एग्जैक्टली अनकाउंटेबल नाउन है। इसका मतलब है वैनिसन। क्या इसका मतलब है? वैनिसन। अब ये इस सेंस में आया है, इसलिए यहां पर इस ए का प्रयोग करना गलत है, नहीं हो सकता। तो लुक एट हियर, ये भी आपको टैकल करना है। आपसे जब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो चूंकि आपको साहब बनना है, आपकी क्या कहते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड की भी जांच होगी। ये पूरा का पूरा इसका नाम ही है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो आपके एप्टीट्यूड की बात हो रही है। तो ए बॉय ए गर्ल काउंटेबल है, आप तो आप समझ रहे हैं। अ कैमरा ठीक है, अ शुगर नहीं होगा, अ मिल्क नहीं होगा, ठीक है। बट ये जो शब्द है ऐसे और भी हैं। अब आप कहोगे सर जी वो कैसे? अरे मैं कह तो रहा हूं, अभी कॉन्सेप्ट बनाइए, ये सब चीज प्रिंटेड है, बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड है, आपको भेज दिया जाएगा, आप खटाखट खटाखट देख लेना, सब तैयार हो जाएगा। उसकी चिंता भी छोड़िए, पहले कॉन्सेप्ट की बात करिए। कि मैंने 3 बातें आपको बताई, तीसरी आपके सामने है। पहली बात कि आर्टिकल्स कहां आते हैं? तो नाउन के साथ। कैसे नाउन के साथ? तो काउंटेबल नाउन के साथ। तीसरी बात क्या आई कि काउंटेबल अनकाउंटेबल कैसे डिसाइड करोगे? तो इसके 2 तरीके हैं। एक तो ये कि ऑलरेडी आप बचपन से जानते हो कि ये संख्या है, ये मात्रा है, दैट्स इट। वहां तो आसान है, वहां आप गलती नहीं करोगे। गलती कहां होगी बेटा? गलती होगी कि जब इस तरह की चीजें आएंगी, जैसे पोर्क है, हम पिग के मांस को पोर्क कहते हैं, काऊ के मांस को बीफ कहते हैं। तो अब बीफ की जगह अगर काऊ शब्द का प्रयोग ही बीफ के सेंस में हुआ तो, अगर डियर का प्रयोग ही वेनिसन के सेंस में हुआ तो, अगर पिग का प्रयोग ही पोर्क के सेंस में हुआ तो, इन दैट केस दैट पिग, दैट डियर, दैट काउ इज अनकाउंटेबल। एग्जाम्पल आपके सामने है कि यहां पर क्या कहोगे? देयर वॉज डियर। तो वहां पर मतलब इसका आप कह रहे हैं कि मेन्यू कार्ड में हिरण का मांस भी उपलब्ध था, जिसको खाना था वो खा सकता था। इज दैट क्लियर? तो एक तो ये क्लियर हुआ कि कब आता है आर्टिकल? तो नाउन के साथ। किस नाउन के साथ? तो काउंटेबल नाउन के साथ। एंड दैट काउंटेबल नाउन शुड बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द यूसेज, टू द सेंस। ये आप तय करोगे सेंटेंस को पढ़ के। अब संभालिएगा, अब इसमें हम लोग तीसरे स्टेप पे चलते हैं। 2 स्टेप आप समझ गए, देखिएगा जरा। और मैं फिर कह रहा हूं कि वीडियो के बाद आपकी प्रतिक्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब इसमें एक स्टेप और, मैंने आपसे कहा कि आर्टिकल्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय नाउन्स। आपने फोटोज भी देख ली, लेकिन अचानक ये सवाल उठता है कि ओके, आर्टिकल्स आर डिटर्मिनर्स। ये मैंने पहले कहा कि डिटर्मिनर का ही प्रकार है। अब वहां पे आर्टिकल्स आएंगे तो फिर ये जो नाउन्स हैं, इन नाउन्स को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव्स भी आ सकते हैं। और जब एडजेक्टिव्स आएंगे तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब्स भी आ सकते हैं। तभी ये आर्टिकल्स की स्थिति क्या होगी और ये आर्टिकल कब आएंगे? पहली चीज ध्यान रखिएगा, कोई एडजेक्टिव आ जाए, कोई एडवर्ब आ जाए, तब तक वहां आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा जब तक कि नाउन ना आ जाए। होता क्या है देखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल्स नाउन के लिए है। आप कैसे कहोगे? आप कहोगे अ बॉय, देखो नाउन के साथ आया। अब यहां मान लो एडजेक्टिव आ जाए तो आर्टिकल खिसक जाएगा, आप कहोगे अ गुड बॉय। फिर देखिए आर्टिकल कहां आया? इसके पहले। अब इसमें मान लो एडवर्ब भी है तो आप कहोगे अ वेरी गुड बॉय। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, जैसे जैसे आप अगर इस नाउन के साथ कोई एडजेक्टिव, कोई एडवर्ब भी इंसर्ट होता है तो ये जो ए एन है ये खिसकते जाते हैं।
ये खिसकते जाते हैं, ये स्पेस देते हैं। लेकिन ध्यान से यहाँ पर ए सिर्फ इसलिए खड़ा है क्योंकि यहाँ नाउन मौजूद है, यहाँ पे नाउन मौजूद है। ये सब के सब करेक्ट एक्सप्रेशन है। आप अ गुड जैसी कोई चीज नहीं लिख सकते, गलत है, ऐसी कोई चीज नहीं हो सकती। आप अ वेरी गुड जैसी कोई चीज नहीं लिख सकते, गलत है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि जब तक नाउन नहीं आएगा तब तक आप वहां ए एन का प्रयोग नहीं करोगे। क्लियर है? अच्छा, यहां पर एक चीज आपको और ध्यान देना है कि ये खिसकते तो जाते हैं, आप देखो जरा, लेकिन एक चीज और है। आप क्या क्रम देख रहे हो कि पहले क्या आ रहा है, डिटर्मिनर आ रहा है ए एन, उसके बाद क्या आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है, उसके बाद नाउन आ रहा है। देखो अब यहाँ पे एडवर्ब भी आ गया, वेरी एडवर्ब है, ध्यान रखिएगा। तो आर्टिकल आया, एडवर्ब आया, एडजेक्टिव आया, नाउन आया। ठीक, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये ए एन जब आएंगे तो ये जो नाउन होगा ना, ये हमेशा सिंगुलर होगा, क्योंकि जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके सिंगुलर प्लूरल फॉर्म भी होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो ए एन के बाद जो नाउन आएगा वो काउंटेबल तो होगा ही, साथ सिंगुलर भी होगा। आप ऐसा कोई एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते कि अ गुड बॉयज, ऐसा कोई एक्सप्रेशन संभव नहीं है, रॉन्ग है। यहाँ पे नाउन प्लूरल नहीं हो सकता, है ना। आप नहीं कह सकते कि एन एलिफेंट्स, रॉन्ग एक्सप्रेशन, ऐसा आप नहीं कह सकते, नाउन प्लूरल नहीं हो सकता। तो ये भी ध्यान रखना है कि ए एन को इंसर्ट करते समय आपको नाउन को काउंटेबल रखना है और सिंगुलर रखना है, प्लूरल नहीं रखना है। इज दैट क्लियर? चाहे वो आप सेंस के अनुसार उसको काउंटेबल बनाएं और या आप ऑलरेडी काउंटेबल हो, इट डजंट मैटर, इट शुड बी ऑलवेज सिंगुलर। क्लियर? इस बात को भी ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अब इसमें एक बात और, जब चर्चा हो रही है ये सारी चीजें चूंकि क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये देखो जरा, अब यहां पर आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि मैंने कहा कि जैसे जैसे आप एडजेक्टिव एडवर्ब को इंसर्ट करते जाओगे वैसे वैसे जो है आर्टिकल खिसकता जाता है। ये हर जगह सच नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए आप एक एक्सप्रेशन लीजिए कि आप कहोगे व्हाट अ ग्रेट मैन। देखिए जरा, अब यहां पर देखिए, ये आया, एडजेक्टिव आया, नाउन आया, ये यहाँ पे आया है, पहले आया है जैसे आ रहा था, पहले आर्टिकल फिर एडजेक्टिव फिर। लेकिन अगर मैं इसी एक्सप्रेशन को हाउ से लिखूं ना, देखिए जरा, आप कहोगे हाउ ग्रेट अ मैन। देखना बंधुओं, कहानी बदल गई। अब देखो जरा, इसका भी ध्यान रखना है, यही सब आपसे पूछे जाएंगे, सेंटेंस का क्रम पूछ लिया जाएगा, इसके सही पोजीशन, या इसको हटा करके यहां से फिलिंग द ब्लैंक्स के सवाल बन सकते हैं, एरर के सवाल बन सकते हैं, इंप्रूवमेंट के सवाल बन सकते हैं। जरा ध्यान से देखिए, जब आप व्हाट से शुरू करोगे तो ए एडजेक्टिव के पहले, और जब हाउ से शुरू करोगे तो ए इस नाउन के पहले। लुक एट हियर, लुक एट हियर एंड लुक एट हियर, क्रम है, बदल देगा, क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसे ही और भी चीजें हैं, जैसे आप कहोगे कि अ वेरी टॉल गर्ल। ये देखिए यहां पर ए पहले आया, फिर एडवर्ब आया, फिर एडजेक्टिव आया। लेकिन अगर इसकी जगह मैं यहां पर सो का प्रयोग करूं तो आप क्या कहोगे? देखो, आप कहोगे सो टॉल अ गर्ल। देखना भैया, कहानी बदल गई। जब वेरी आया तो ए की पोजीशन यहां देखिए, और जब सो आया तो ए की पोजीशन यहां देखिए। अ सो टॉल गर्ल भी लोग बोलते हैं, पीपल अ सो टॉल गर्ल बोलचाल में लोग यूज करते हैं, बट बी वेयर, इट्स नॉट अ वेरी गुड एक्सप्रेशन, नॉट अ वेरी गुड एक्सप्रेशन। इट शुड बी सो टॉल अ गर्ल। तो ध्यान से देखिए, जो कॉन्सेप्ट हमने कहा कि नाउन के पहले आता है,
एडजेक्टिव के पहले आता है, वो कहानी यहाँ बदल रही है। दोनों का मतलब लगभग एक जैसा है कि बहुत ही लंबी लड़की, लेकिन जब आप वेरी लेकर आ रहे हैं तो ए को देखो कहाँ है, जब आप सो लेके आ रहे हैं तो ए को देखिए कहाँ है, इसका भी ख्याल रखिएगा, है ना। इसी तरह से एक और एडवर्ब है जिसके आने पे कहानी बदल जाती है। आप कहोगे क्वाइट अ गुड ना वेदर, क्वाइट अ गुड वेदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो क्वाइट आया, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, आप ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ पहले एडवर्ब आया, एडवर्ब के बाद तब आर्टिकल आया, तब एडजेक्टिव आया। अ क्वाइट गुड वेदर आप नहीं कह सकते, अ क्वाइट गुड, ये ए यहाँ नहीं आ सकता, जैसे कि यहाँ पर वेरी के पहले आया। यहाँ पे भी देखिए पहले एडवर्ब आ रहा है, फिर आर्टिकल आ रही है, फिर उसके बाद एडजेक्टिव, तब इसके बाद नाउन, ठीक। तो इस क्रम का भी ध्यान रखना, ये सब क्वेश्चंस हैं, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस बुक उठाओगे, प्रैक्टिस करोगे, तो अगर आर्टिकल पर बेस्ड क्वेश्चंस बने होंगे तो ये छोटी मोटी चीजें आपको तंग कर सकती हैं, आज के बाद नहीं करनी चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। अब तो कब प्रयोग होता है ये आपने देखा, कैसे प्रयोग होता है ये भी आपने देखा, अब क्या प्रयोग होना चाहिए इस कड़ी में, इस पूरे चर्चा का अंत में एक उस बिंदु से भी करना चाहूंगा कि क्या, अर्थात कब ए और कब एन, इसको भी लेके भी सवाल बनते हैं, और मुझे तो लगता है कि इसी से आपका काम हो जाएगा, जिस बिंदु से मैं वाइंड अप करने जा रहा हूं इस पूरी परिचर्चा का, ठीक है। और मैं पूरी शिद्दत से फिर कह रहा हूं कि टिप्पणी जरूर होनी चाहिए कि नब्ज पर सही तरीके से हाथ रखा है कि नहीं, ताकि हम भी अपने आप को और इम्प्रूव करें और बेहतर तरीके से चीज़ों को दे पाएं, क्योंकि आपको टारगेट बैच हमने कहा है तो फिर कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप तक पहुंचाई जाएं, इसकी कोशिश रहेगी। देखिए जरा, आइए जरा इस बिंदु को भी, चूंकि बहुत से दोस्त अभी तक शायद अंत तक जाते आते धैर्य खो दे कि अभी तो वो बात किए नहीं, कब ए कब एन, तो देखो जरा, अब ये जो ए और एन की बात है ना, सवाल है पहली चीज तो कि अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार तो बताए नहीं कि आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट। मुझे लगा कि ये सभी चीजें चलो चर्चा मैंने कर दिया, आपको ये पता है कि जो आर्टिकल हैं, चलिए इसको भी थोड़ा सा चर्चा कर ही दिया जाए, क्योंकि टारगेट बैच है तो चीज़ों को थोड़ा सा अलग तरीके से शुरू करना चाहिए। ये जो आर्टिकल्स हैं इनको लोग कहते हैं कि ये इनडेफिनिट होते हैं, ये इनडेफिनिट होते हैं और डेफिनिट होते हैं। आइए वाइंड अप इसी से करते हैं हम लोग। इनडेफिनिट का मतलब ए अथवा एन, और डेफिनिट का मतलब द, ठीक है। इसको द भी पढ़ते हैं, इसको दी भी पढ़ते हैं, ठीक है। अब द दी का मामला ये है कि आपको पता है कि जो 26 लेटर्स हैं, 26 लेटर्स अंग्रेजी भाषा में, इन 26 लेटर्स को हम दो भागों में बांटते हैं, बाउल्स और कॉन्सोनेंट्स। तो बाउल्स 5 कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ, यू, और बाकी जो 21 बच गए वो क्या है, कॉन्सोनेंट्स, ठीक। कोई भी शब्द इंग्लिश का बनाओगे तो इन्हीं बावल्स और कॉन्सोनेंट्स के समागम से, इनके मिलने से ही शब्द बनते हैं। अब ये जो द और दी का मामला है, अगर ये आपके मन में हो कि कब द पढ़ें कब दी पढ़ें, तो मैं आपके सामने कुछ फ्रेजेस लिख रहा हूं, आप समझ जाओगे कि क्या मामला है। जैसे आप कहोगे द बॉय, द पेन, द हाउस, लेकिन आप कहेंगे दी
ant, the orange, the elephant। मेरे ख्याल से आप तक बात पहुंच गई होगी। देखो जरा, यहां इस शब्द की शुरुआत किससे है? बी, पी, एच। मतलब क्या कि जब शब्द का पहला अक्षर कोई कॉन्सोनेंट होगा तो द पढ़िएगा, और जब शब्द का पहला अक्षर वावल होगा तो दी पढ़िएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। दी एंट, देखो ए ओ ई वावल्स आए इसलिए दी पढ़ रहे हैं, और यहां पर बी पी एच कॉन्सोनेंट्स आए इसलिए द पढ़ रहे हैं। एक और कॉन्सेप्ट है इसको पढ़ने का, अगर आप उसकी बात करें तो कहीं आपके मन में आए कि भाई साक्षात्कार में कभी चीजें उठ जाएं, तो कि दी जो है वो स्ट्रांग फॉर्म है द के मुकाबले। द को वीक फॉर्म मानते हैं, दी को स्ट्रांग फॉर्म मानते हैं। व्हेन you want to emphasize something, to emphasize any idea, any opinion or any person or thing or place, we say the। आप कहोगे यही तो समस्या है, this is the problem, यही वो लड़का है जिसने मुझे गाली दी। this is the boy, the boy नहीं, this is the boy who abused me yesterday। ना, ये तुम ही थे, ये वही किताब है जिसे मैं खरीदना चाहता हूं। this is the book I want to buy। क्लियर? तो जहां पे एम्फेसिस देना हो, जोर देना हो कि यही वाला, बिल्कुल यही है, वहां पर भी दी पढ़ेंगे। और जहां पहला लेटर वावल होगा वहां पर भी दी पढ़ेंगे, अदरवाइज को द पढ़ेंगे। इफ यू आर कैपेबल टू मेंटेन दिस डिफरेंस देन गो हेड, अदरवाइज सब लोग द दी पढ़ते रहते हैं, आप भी पढ़ो, कोई रोकने वाला नहीं है। तो इतनी बात समझ में आ गई कि ये इंडेफिनिट और डेफिनिट और ये चीजें। अब इसमें मामला क्या है कि असली लड़ाई यहां पर है कि कब ए और कब एन। तो ये जो क्लासिफिकेशन हुआ ना, इस क्लासिफिकेशन का एक और क्लासिफिकेशन है कि ये तो वावल्स और कॉन्सोनेंट्स, ये 26 लेटर्स, लेकिन इनसे शब्द बनते हैं, और जब शब्द बनते हैं इनको आप कंबाइन करते हैं तो इससे ढेर सारे साउंड्स निकलते हैं। सारा मामला साउंड का है। आई एम गोइंग टू वाइंड अप माई लेक्चर टुडेज लेक्चर। सारा मामला किसका है? साउंड का है। तो आपको बता दूं कि इंग्लिश में लेटर्स 26 होते हैं, वावल्स 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट्स 21 होते हैं, लेकिन साउंड्स की अगर बात करें, हम जब बोलते हैं तो हमारे मुख से साउंड्स कितने निकलते हैं? कुल 44 साउंड्स। या संभाल लीजिएगा, अब हो सकता है कहीं यही ना पूछ दे, टेट सी टेट में पूछ दिया तो सी सैट में नहीं पूछेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वहां ही पूछ दिया था कि कितने कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। अब वो साउंड्स पूछा था और भैया दीदी लोग वो कॉन्सोनेंट और वॉवल के चक्कर में 21 मार के चले आए। तो 21 कॉन्सोनेंट्स हैं बेटा, ठीक, 5 वॉवल्स हैं, लेकिन कुल साउंड्स, इनके कॉम्बिनेशन से जो डिफरेंट साउंड्स बनते हैं वो कितने हैं? 44। और इस 44 में 20 वावल साउंड्स हैं, 20 वावल साउंड्स हैं और 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स, ठीक है, और 20 वावल साउंड्स। इतना पहले ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन्हीं साउंड्स पर तय होगा कि हम कब ए का प्रयोग करेंगे, कब एन का प्रयोग करेंगे। सो आई थिंक कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। 26 letters, 5 vowels, 21 consonants, 44 sounds, and these 44 sounds are divided into different sounds, vowel sounds and consonant sounds. Vowel sounds are 20 and consonant sounds are 24. Is that clear? इतना क्लियर हो गया? अब इन्हीं साउंड्स के आधार पे आप आज ये तय करोगे कि कब ए का प्रयोग, कब एन का प्रयोग। देखिएगा जरा, आइए हम लोग अपने गंतव्य की ओर चलें। अब इन्हीं साउंड्स के आधार पर ये जो बचपन में आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया कि वॉवल्स के पहले एन लगता है, कॉन्सोनेंट्स के पहले ए लगता है, ये सच है, लेकिन आधा सच है, आधा सच है। पूरा सच ये है कि वॉवल और कॉन्सोनेंट्स के बजाय वॉवल साउंड्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स को दिमाग में रखिए।
तुरंत ही इरेज करिए पुराना कॉन्सेप्ट और दिमाग में डालिए आज के बाद कि अब से आप ये मत कहना कि वॉवेल्स के पहले एन आता है और कॉन्सोनेंट्स के पहले ए आता है। नो, इरेज करिए, ये कहिए कि वॉवेल साउंड्स के पहले एन और कॉन्सोनेंट साउंड्स के पहले ए। और आसान करिए तो हिंदी में अगर आप जब बोल रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं शब्दों का और उसका पहला जो लेटर है उसका साउंड क से लेके ज्ञ तक है तो ए आएगा, और अ से लेके अ तक है तो एन आएगा। यही कारण है कि आप ध्यान से देखो, आप कहते हो, बहुत ही फेमस फ्रेज में लिख रहा हूं, बहुत पूछता है एग्जाम में, आप कहोगे अ यूनिवर्सिटी डिग्री। ये देखिए यहां पर देखिए, ये है तो वावेल ना, इसका साउंड कॉन्सोनेंट जैसा है इसलिए ए आया। आप इसको जब लिखोगे तो ये हिंदी में कैसे लिखोगे, यूनिवर्सिटी। ये देखो पहले य आया इसलिए ए। आप कहोगे अ यूनिक पर्सन। ये देखिए यहां पर भी वही मामला है, ये जो यू है, ये यू क्या है, यू, देखिए य, इसलिए ए आया। आप यहां पर एन का प्रयोग नहीं करेंगे, साउंड का ध्यान रखें, लेकिन आप क्या कहेंगे, एन अम्ब्रेला। अब देखिए वही यू यहां पर आया, अब इसका साउंड कैसा हो गया, अ, वॉवेल साउंड, दैट्स व्हाई एन। यहां पर य, दैट्स व्हाई ए, य, दैट्स व्हाई ए। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट, आप बड़े हो गए हैं, बहुत ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है साउंड। आज के बाद ये नहीं कहना है कि वॉवेल के पहले, गंदी बात है। क्या कहोगे, वॉवेल साउंड के पहले, है ना। अब देख लो एक और एग्जांपल देख लो, वाइंड अप करते हैं हम लोग, और लौट के आऊंगा मैं अगली बार। आशा करता हूं कि आप एक्साइटेड होकर वापस आने वाले हैं, बचपन याद आ गया होगा ना। अब सवाल बनते हैं भाई, तो बनते हैं, करोगे तो क्या करोगे। देखो ORANGE ऑरेंज और ONEYED मैन। आप देखें जरा, आज की शाम की अंतिम बात, यहां भी ओ है, यहां भी ओ है, ठीक। इसको आप क्या पढ़े हो, ऑरेंज, ऑरेंज। ये देखो, देखिए दोस्त, आया इसलिए एन। इसको पढ़िए तो क्या पढ़ोगे, वन आइड मैन। क्या आया, व, य, र, ल, व, कॉन्सोनेंट आया, इसलिए यहां पे क्या भरा जाएगा, ए। अगर आप यहां इस ओ को देखकर एन लिखोगे तो जीरो, और यहां पर तो ए हो ही नहीं सकता। देखिए दोनों में ओ आया है, बेसिकली ये वॉवेल है, बट it is a vowel and it has a vowel sound too. But here it is a vowel, but it has a consonant sound. It doesn't have a vowel sound. That's why A. I hope कि ए एन का प्रयोग कैसे करोगे ये मैं आपको बताने में सक्षम होगा। अब ध्यान रखें, इसलिए एम ए के पहले एन लगता है, एन एम ए ना, एन एम एस सी, देखो NLPG ना, NSP, सब में क्या लगा, क्योंकि वो यस, अब गांव हम लोग बचपन से पढ़ते हैं ABCDEFG, यच नहीं है, एच है, इसलिए NH होगा। एल, यल नहीं है, एल है, यस नहीं है, एस है ना। जब हम गलत पढ़ेंगे तो गलत लिखेंगे। और बचपन से हम गांव यूपी बिहार वालों की आदत है ना, यशपी यादव, यशपी यादव नहीं, SP यादव। तो SL M N NGO होगा, ANGO नहीं होगा, क्योंकि वो यन नहीं है, एन है। तो अब साहब बनना है ना, तो गलत बोलेंगे तो गलत लिखेंगे ना, गलत नहीं, गलत, ग उर्दू वाला नुक्ता लगा के, ठीक है। तो संभालिएगा, आज मैंने आपको आर्टिकल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है कि कब किसका प्रयोग होता है, ठीक। एक सेशन में इस पे और करूंगा जहां मैं थोड़ी सी आपके द के बारे में बात करूंगा,
और उसके बाद इस पर मैं सुनील सर से कहूँगा, जो स्टडी मटेरियल तैयार है, मेरे पास तमाम चीज़ें तैयार मेरे पास भी हैं सर, क्वेश्चन साथ में क्वेश्चंस भी हम लोग देख लेंगे कि क्या क्वेश्चंस यहाँ से बने हैं। तो एक वेल प्लान्ड फुल फ्लेज नोट्स और साथ में आर्टिकल पर बेस्ड जो सवाल पूछे होंगे कमीशन ने पिछले आई थिंक 12 ईयर्स हो गए, 2013 में पहली बार मेरे ख्याल से सीसैट इंट्रोड्यूस हुआ था, मैं भी उसका विद्यार्थी था, जौनपुर सेंटर गया था, मुझे अच्छे से याद है। और उसमें एक सवाल आया था, मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं। सवाल था कि लवली ग्रामर से क्या है, मुझे अच्छे से याद है। मैं और मेरे रूम पार्टनर दिलीप तिवारी, इस समय ऑडिटर हैं, उनका चयन हुआ था, तो वाराणसी में रावर्ट्सगंज में है इस समय। बस नहीं मिली, पहली बार सेंटर बाहर गया था, सीसैट लागू हुआ और पहली बार बाहर भेजना था, जौनपुर सेंटर था, हम लोग बाइक से गए थे। इंटरेस्टिंग घटना है, सुनिएगा। तो मेरा पड़ा था क्या कहते हैं वो टीडी कॉलेज में, और उसका वहाँ पे कोई एक कोई मुस्लिम कॉलेज था, वहाँ पड़ा था। एग्जाम खत्म हुआ, हमको लेने आए वो, मैं पीछे बैठा और पहली बार अंग्रेजी, पीसीएस वालों का एकदम दिमाग, हाँ अंग्रेजी आ गया। 10 ही क्वेश्चन थे, वो 10 क्वेश्चन में ही बवाल मचा हुआ था। अब तो अच्छा खासा आ रहा है, तब मात्र 10 क्वेश्चन पूछा गया था, पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था। तो उसमें एक सवाल आया था कि द वर्ड लवली इज, ठीक है, मैं वाइंड अप करता हूं इसी बात से, अच्छा मुझे याद भी आ गया, और ये मेरा अपना अनुभव है। तब हम लोग दौड़ दौड़ के एग्जाम देने हम लोग भी जाया करते थे। तो एग्जाम में आया था कि ये जो लवली वर्ड है ये ग्रामर से क्या है। अगर 2013 का पेपर सीसैट वाला हो, आप जाइएगा चेक करिएगा, ये सवाल था, मैं उसका परीक्षार्थी था, मुझे अच्छे से याद है। तो वो सिया कॉलेज में था, तो वो आया मुझे लेने, हम लोग चले, तो भीड़, पहली बार सेंटर बाहर गया था, भीड़ लगी हुई थी। उसी में कुछ दीदी भैया लोग कुछ थे, आपस में भिड़े हुए थे। तो 2-3 भैया लोग थे, 1-2 दीदी लोग थी, ये लोग आपस में कि क्या है इसका आंसर क्या होगा। तो एक जन ने कहते कि लवली एडवर्ब है, एक जन कहते कि लवली एडजेक्टिव है ना। दो लोग भिड़े हुए थे। अब क्यों ऐसा था, क्योंकि बचपन से आपको बताया गया है कि एलवाई जिसमें लगता है वो एडवर्ब बन जाता है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन सुनिए, हम लोग एक अच्छा वाइंड अप करने के लिए एक अच्छा बहाना मुझे याद आ गया। तो अचानक वहाँ ट्रैफिक थोड़ा हैवी था, बाइक रुकी थी और भैया लोग पैदल चले जाए थे और भिड़े हुए थे। उसमें एक सीनियर प्रो थे, वो बार बार कन्विंस कर रहे थे कि एडवर्ब है, एलवाई लगता है एडवर्ब बनता है। तो मैं धीरे से पीठ ठोका, कहा भैया एडजेक्टिव है एडजेक्टिव। तो वो घूमे कहे कैसे, थोड़ा तेवर में। तो मेरा जो रूम पार्टनर दिलीप तिवारी, आज के ऑडिटर साहब, उन्होंने कहा कि चूंकि मैं पढ़ाता भी था, सर भी साथ में थे, उसी समय की घटना, नया नया हम लोग हम ना 2 साल पढ़ा चुके थे हम लोग, तो सुनील भाई साथ में थे उस समय, तब की घटना है। तो जैसे ही मैंने कहा कि एडजेक्टिव है, उन्होंने कहा कैसे, तो दिलीप ने कहा कि कैसे बताने का लेता है ये पैसे। आप समझ गए मेरी बात, कि हम लोग उस समय साथ में थे और शुरू किए थे, हमको लगता कि 11 से शुरुआत किए थे हम लोग ना। हाँ, तो 13 की घटना है, अभी एग्जाम हम लोग दे ही रहे थे। तो उसने ये कहा, हम लोग चले आए। आपको मैं बता दे रहा हूँ, इसके नहीं लगेंगे पैसे, देख लो ध्यान से। बहुत ही खूबसूरत मोड़ पे आज के शाम का अंत करते हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो एल वाई सफिक्स लगा है ना, ये एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों बनाता है। अब लव एडजेक्टिव, लवली एडजेक्टिव है विदाउट एनी डाउट। अगर दोबारा आ गया 12 अक्टूबर को, तो एकदम आंख मूंद के एडजेक्टिव लगाने का है ना। कैसे, कौन सा, देखो, जब आप किसी नाउन में एल वाई जोड़ते हो, नाउन प्लस एल वाई इज इक्वल टू एडजेक्टिव, ठीक। और जब आप किसी एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ते हो बेटा जी लोग, तो ये हो जाता है एडवर्ब। वेरी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नाउन प्लस एल वाई it becomes an adjective and adjective plus ly it becomes an adverb। उदाहरण देखिएगा, अब लव क्या है, लव मने प्रेम, ये जाहिर सी बात है, इसका प्रयोग हम वर्ब के रूप में भी करते हैं, लेकिन नाउन भी तो है। लव नाउन और वर्ब दोनों है। अंग्रेजी में 75% वर्ड्स नाउन और वर्ब दोनों होते हैं। 75, 100 में से 75 वर्ड लोगे तो नाउन भी है वर्ब भी है, नाउन भी है वर्ब भी है। मैं लाइन से वर्ड्स बोल सकता हूं, लेकिन अभी उस पर नहीं, भटक जाएंगे हम। देखो, तो लव नाउन है, इसमें आपने एलवाई जोड़ा तो क्या बना, लवली। क्या हो गया ये, एडजेक्टिव। आप कमेंट्री सुनते हो ना, लवली शॉट,
लवली सॉन्ग, लवली बुक, लवली पिक्चर ना, लवली फेस, देखो सब में नाउन आ रहा है। फेस क्या है? नाउन है। पिक्चर क्या है? नाउन है। शॉट, क्रिकेट में देखो व्हाट अ लवली शॉट, क्या कमाल का शॉट, जब वो खेलता है, अब तो नहीं खेलेगा, कोहली जब कवर ड्राइव खेलते थे या युवराज सिंह जब खेलते थे, देखिए तो लवली शॉट ना, लवली पिक्चर, लवली एक्सप्रेशन, लवली फेस एडजेक्टिव है। अब देखो सैड, सैड मतलब उदास, जोड़ दो ly, क्या बन गया? सैडली, एडवर्ब बन गया। ये देखिए सैडली, ब्यूटीफुली, केयरफुली, देखो केयर प्लस फुल, तो उसमें आप जब ly लगा तो केयर से पहले फुल लगा के एडजेक्टिव बनाया, केयरफुल, ly लगा केयरफुली, हैंडसम, हैंडसमली, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली, sad, sadly, smart, smartly, all these are adverbs. Why? Because smart is an adjective, ly लगा adverb बन गया, beautiful is an adjective, ly लगा adverb बन गया, handsome is an adjective, ly लगा adverb बन गया। Is that clear? तो ध्यान रखिएगा, ऐसे ही तमाम सूत्र आगे आएंगे, चिंता मत करिए, शब्द भी आप पहचान लेंगे। ये मैं जो बता रहा हूं ये उस पर्चे का सवाल है बेटा बिटिया लोग, मुन्ना मुनिया लोग, जब पहली बार पीसीएस में इंट्रोड्यूस किया गया था इंग्लिश को, बहुत पैनिक थे लोग कि पता नहीं क्या आने वाला है, क्या आने वाला, 10 ही सवाल थे, अब तो बढ़ गया है, अब अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन आने लगे हैं, अब सिलेबस भी बड़ा हो गया है, अब तो आपको और ध्यान से अच्छे से पढ़ना चाहिए। और मैं तो बहुत चक्का रह गया, क्योंकि अब धीरे धीरे सर बताए होंगे, चयन होने के बाद आदमी नौकरी करने लगा तो दिमाग में सब आया नहीं, अभी मैंने पेपर का भचक्का गया, तो बिल्कुल वनडे का सिलेबस है, इसको गंभीरता से पढ़ने की जरूरत है। तो अभी 12 अक्टूबर तो हम धाधर पढ़ लें, उसके बाद आगे देखते हैं सितारे में कहां कहां तक हम जाते हैं। तो ये मैं आशा करता हूं कि आज की शाम का ये छोटा सा ट्रिक आपको याद रहेगा कि नाउन में ly जोड़ोगे तो एडजेक्टिव बनेगा और एडजेक्टिव में ly जोड़ोगे तो एडवर्ब बनेगा। I'll wait, rather we will wait for your comments, your suggestions and your opinions. This is very important for us because assessment is necessary to go ahead. तो पूरे सेशन को अच्छे से देखिएगा, जो क्वेरीज होंगी वो भी आप डालिएगा, और जितना मैंने कहा है, जो वादा किया है, वो मटेरियल्स वो आप तक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अच्छे से पढ़िए और खूब आगे बढ़िए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और उड़ा डालिए 12 अक्टूबर को, बिल्कुल जो है छोड़ना नहीं है, ठीक है। थैंक यू।